नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। कृष्ण को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, हाय हाउ आर यू। कृष्ण के लिए वह नंबर अनजान होता है। वह फाइन लिखते हुए पूछता है, हु आर यू। जवाब में आता है, मी गेस आई एम योर फ्रेंड। और इसी प्रकार बहुत सी बातें होती हैं। अंत में कृष्ण कहता है कि भाई मेरे बहुत मित्र हैं और उनमें भी अधिकांश मित्रों के नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। अगर तुम कोई ऐसे मित्र हो जिसने या तो अपना नंबर बदल लिया हो या अथवा मुझ पर नंबर सेव ना हो तो कृपया अपना परिचय भी दे दो। एक मैसेज से भला कैसे ज्ञात हो सकता है कि तुम कौन हो। यहाँ तक कि आपने डीपी भी अपनी नहीं लगा रखी है। अजनबी, अच्छा अब मुझे पहचानना भी जरूरी नहीं समझते। मन हो तो मित्र हो तो खुद पहचान लो, नहीं तो ठीक है। कृष्ण, भाई इसमें बुरा मानने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप ही सोचो, अगर आप पर मेरा नंबर सेव ना हो और यही मैसेज मैं आपको करूं तो क्या तुम मुझे पहचान पाते? कम से कम कुछ क्लू तो दो। अजनबी, चलो ठीक है, दिया। तुम बहुत अच्छा लिखते हो। कृष्ण, यह कौन सा क्लू है? यह तो मेरे सारे मित्र जानते हैं। कुछ ऐसा जो मेरे और तुम्हारे बीच घटित हुआ हो। अजनबी, तुम्हारा कुछ लिखा हुआ मेरे पास भी है। कृष्ण 2 मिनट सोचने के बाद 2 पंक्तियां लिखता है और पूछता है, क्या यही पंक्तियां हैं? अजनबी थोड़ा रुककर, शायद उसे भी विश्वास नहीं था कि मात्र एक क्लू से, वह भी उससे जो कि लिखने का शौक रखता हो, उसके हिसाब से उसने ना जाने किस किस को ना जाने क्या क्या लिख कर दिया होगा। पहचान जाएगा, पता नहीं यह उसकी उत्सुकता थी या कुछ और लिखता है। कृष्ण सोच में पड़ जाता है। वह विश्वास नहीं कर पाता जिसे कि वह ना जाने कहां कहां हर सोशल मीडिया पोर्टल पर खोज रहा था, वह उसे सामने से मैसेज करे। उसे विश्वास नहीं होता और वह कुछ जवाब नहीं देता है। अजनबी कुछ समय बाद, क्या हुआ, कहाँ खो गए? कृष्ण मात्र 2 मिनटों में अपने बीते जीवन के 20 वर्ष पीछे चला जाता है और उसे हर वह बात, वह पल जो उससे जुड़े थे आंखों के सामने ऐसे आ जाते हैं मानो बड़े पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। वह कहता है, मैं कैसे मान लूं तुम वो हो जो बता रहे हो, जब तुम मुझे जानते हो। मेरा नंबर तुम पर है, मुझ पर तुम्हारा नंबर नहीं। तुमने अपनी पहचान छुपा रखी है। मैं कैसे मान लूं तुम वही हो जो बता रहे हो। अजनबी, तो ठीक है, रहने दो। कृष्ण अब बेचैन हो उठता है। वह छल के कारण विश्वास करना नहीं चाहता है, पर उसका दिल यह मान लेता है कि वह जो सोच रहा है, जिससे बात कर रहा है, वह वही है। पर दिमाग मानने को तैयार नहीं होता है। वह सोचता है, अचानक बिन मांगी मुराद कैसे मिल सकती है? 20 वर्षों की खोज में जिसे नहीं खोज पाया, आज वह सामने से खुद मैसेज करे, यह कैसे संभव है? पर वह भी दिल के हाथों मजबूर था और वह हर बात की जिनसे वह डर रहा था। पहचान भले ना हुई हो, पर वह मान बैठा था कि वह वही है जो उसका दिल सोच रहा है। और घंटों चैट होती हैं, सारे काम बंद हो जाते हैं। अंत में कृष्ण कहता है, मुझे तो सदा से अपनों से लूटने की आदत है। चलो आज अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर लूट भी लेता है और मेरे दिल से छलावा करता है तो वह भी स्वीकार है। मैं इसमें भी यह सोचकर खुश रहूंगा कि किसी ने तुम्हारे नाम से ही ठगा सही। अजनबी, ओहो, मतलब अब भी शक है कि कोई और है। कृष्ण, कैसे न करूं? 20 वर्ष बाद अगर तुम साक्षात एक बार आंखों के सामने भी होते तो भी एकदम से खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसमें कि मात्र एक मैसेज पर मैं तुम्हें भरोसा करके अपना मानकर वह सब कह रहा हूँ जो सिवा हम दोनों के कोई और नहीं जानता। कृष्ण अपनी पोस्ट
जैसे करता है। अचानक डीपी बदल जाती है और उसमें आधे से अधिक बालों से ढका हुआ एक जाना पहचाना सुंदर चेहरा दिखता है। कृष्ण बड़ी उत्सुकता से डीपी को जूम करके देखता है। वह उस चेहरे को पहचान जाता है, एक सुकून की सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है कि लगभग भीग चुकी होती है। आंखें बंद वह इसलिए करता है कि कहीं उसके अंदर की कमजोरी बाहर न झलक जाए। इतनी देर में उसके व्हाट्सएप पर बहुत से मैसेज आ चुके होते हैं। क्या हुआ? झटका खा गए? खुद पर विश्वास नहीं हो रहा या अब बात करना नहीं चाहते? आदि आदि। कृष्ण निढाल हो चुका था। उस फोटो को देखकर उसके होठ सिल जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, दिल पसीज जाता है। पल भर में उसके मन में न जाने कितने सवाल दरिया की तरह उठती लहरों की तरह उठते हैं। उसके दिल की हालत वह कैसे बताए, जबकि वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह खुश है या वह दुखी है। अचानक आज इस चेहरे को देखकर, जो कि पूरे 20 वर्षों बाद वह भी अचानक दिखता है, सामने से फिर एक प्रश्न आता है, क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? क्या कहता बेचारा, उसने अपना भूत पास्ट ही तो देख लिया था, जिसके अचानक चले जाने के पश्चात उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। उसके सारे सपने बिखर गए थे। वह क्या कुछ नहीं करना चाहता था, पर सब कुछ छोड़कर एक लंबे समय के लिए गुमनामी की जिंदगी जीने जो चला गया था। दिल तो मानो रहा ही नहीं था, मशीन बन चुका था। अपनी सारी चाह, सारे सपने भूल अपने परिवार की खुशियां ढूंढने जो चला गया था। कहाँ कहाँ नहीं गया और क्या क्या नहीं किया। वह एक साथ कैसे उन सब बातों को करे और क्यों करे, वह समझ नहीं पा रहा था। वह यह भी नहीं कह पा रहा था कि 20 वर्षों तक जिस बोझ को अपने सीने में दबाए वह जी रहा है, जिस दर्द को छुपाए जी रहा है, वह सुन लो। कम से कम वह बोझ तो हल्का हो जाए, क्योंकि उधर जिसे अब तक कृष्ण अजनबी कह रहा था वह कोई और नहीं, उसकी अपनी अनामिका थी, जिसे कभी वह बेइंतहा मोहब्बत करता था। उस एक झलक को देखकर यहाँ एक और उसके मन में सुकून था। वहीं दिमाग में फिर एक सवाल खड़ा कर दिया, कहीं यह छलावा तो नहीं, कोई और भी तो यह डीपी लगा सकता है। किंतु दिल मानने को तैयार नहीं था। दिल यह मान चुका था, नहीं, यह वही है जिसका मुझे वर्षों से न सिर्फ इंतजार था, वरन मुझे उसकी तलाश थी। आखिर हुआ ही कुछ ऐसा था, तलाश होती भी क्यों नहीं। हर पल इन 20 वर्षों में बस यही तो चाहा था कि भगवान भले वे मुझसे दूर सही पर खुश रहे। मेरे जीवन में वह हर तकलीफ, हर वह परेशानियां दे दे जो उसके हिस्से की है। बस एक बार उसकी सलामती का समाचार कहीं से मिल जाए, उसके बाद भले मैं खुद उसके सामने नहीं आऊँगा। और आज मेरी यह मुराद पूरी हो चुकी थी, किंतु वह बोझ अब दिल पर था, जिसके कारण वह अलग हुई थी और 20 वर्षों तक कहाँ रही, किस हाल में थी, कुछ भी पता नहीं था। कृष्ण बुझे मन से अपनी बस में बैठ गया। अब उसका सफ़र लंबा था, उसे 3 घंटे का सफ़र तय करना था। वह बस में बैठ तो गया, पर मानसिक रूप से वह वहाँ नहीं था। उसकी बस 3 घंटों का सफ़र तय कर जाती है। ना जाने रास्ते में कितने स्टॉप आते हैं और उन स्टॉपों पर कितने लोग चढ़ते व उतरते हैं, उसे इसका इल्म तक नहीं होता। वह 20 वर्ष पूर्व की यादों में खो चुका होता है, यहाँ तक कि उसका अपना स्टॉप भी निकल जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। और बस अपने अंतिम स्टॉप पर जब पहुंच जाती है, तब ड्राइवर कंडक्टर बस खाली करने को कहते हैं तो उसे होश आता है। वह आंखें मसलता हुआ उठता है और बाहर निकलकर अपने स्टॉप के लिए वापसी की बस देखता है। इस दौरान उसके घर से भी उसे बहुत से कॉल आते हैं जो कि मिस हो जाते हैं। वह इतने सारे मिस कॉल देखकर समझ जाता है कि देरी हो जाने के कारण आए होंगे।
और वह घर फोन करता है। कहता है बस पहुंचने वाला हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह अपनी सुध बुध भी भूल गया था। उस चेहरे को देखकर उसके मन में क्या चल रहा था, क्यों वह रास्ता भटक गया था। बहुत से सवाल एक साथ मन में उठने लगे, जिनका मात्र एक जवाब था। वह दिन जब उसने पहली बार अनामिका को उस तरह देखा जिसे देखकर वह उसका हो गया था। बात लगभग 20 वर्ष पूर्व की है। कृष्ण एक पढ़ने लिखने वाला युवा था और अपने घर की परिस्थितियों को समझता था। यही वजह थी कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। परिवार बड़ा था, साथ के साथ घर भी बड़ा था। घर में बड़े भाई भाभी बहन माता पिता सभी थे, छोटे भाई बहन भी थे। फिर भी घर में कुछ कमरे खाली पड़े हुए थे। कृष्ण देखता है कि घर में कुछ अजनबी लोग आए हुए हैं, जिनमें एक पुरुष एक महिला, 2 लड़कियां एक लड़का व एक बालक भी था। कृष्ण देखते हुए अपने रूम में चला जाता है। बाद में छोटी बहन से पता चलता है कि घर देखने को आए हैं, नए किराएदार हैं, जल्द ही आ जाएंगे। कृष्ण पूछता है इतने लोग, हम क्या कम हैं इस बूचड़ खाने में? फिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी? एक तो अब ही कम हल्ला होता है, नहीं ऊपर से ये लोग। जवाब मिलता है भैया सब्र, सभी नहीं आएंगे, मात्र ये 2 लड़कियां व तीसरा बालक आएगा। यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं, पास के ही गांव के रहने वाले हैं। अभी तो सब लोग घर देखने आए हैं। कृष्ण चैन की सांस लेते हुए, चलो तो ठीक है, कम से कम पढ़ने वाले हैं तो हमारी मजबूरी भी समझेंगे। और वह चाय नाश्ता कर उसे जाने को बोलता है। उधर वह लोग भी चले जाते हैं और कुछ दिन बाद सामान के साथ वापस घर में आ जाते हैं। समय बीतने लगता है। कृष्ण को वर्जिश का शौक था और वह अपने घर की छत पर ही अपनी वर्जिश किया करता था। एक दिन संध्या का समय था। कृष्ण छत पर ही वर्जिश के बाद अपनी सेविंग करने के लिए अपनी सेविंग का सामान भी ले आया था। उस दिन किसी की शादी में उसे जाना था, किंतु वह दर्पण शीशा लाना भूल गया था। उसे लेने ही जा रहा था कि वह बालक जो किराएदार था उसे देखा। उसने उससे बुलाकर कहा, बेटा जरा नीचे से मुझे शीशा लाकर दे देगा क्या? उसने हाँ में मुंडी हिलाई और अपने ही रूम में शीशा लाकर दे दिया। शीशा थोड़ा छोटा था, पर कृष्ण ने भी सोचा कि चलो काम तो हो ही जाएगा और शेविंग करने लगा। वह बालक नीचे खेलने चला गया। कृष्ण ने शेविंग की और उनके रूम में खुद ही शीशा देने चला गया। कृष्ण ने जैसे ही दरवाजा खोला वह अवाक रह गया और वहीं स्टैचू की तरह खड़ा हो गया। हाल अंदर भी यही था। वह खुद को समेटने लगी, पर कृष्ण वहीं अवाक था। जैसे ही होश आया वह वही शीशा रखकर उल्टे पांव वापस आया और बहुत शर्मिंदा भी था। उसकी गलती थी, किसी के रूम में जाने से पहले उसे नॉक करना था, जो उसने नहीं किया। और अब वह घबराने लगा था। शर्मिंदगी के भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसी शर्मिंदगी के चलते वह रात को उस शादी का भी आनंद नहीं ले पाया जिसके लिए वह तैयार हो रहा था, और ना ही कई दिनों तक ऊपर छत पर वर्जिश के लिए ही गया। हर पल आंखों में वह दृश्य और शर्मिंदगी का भाव था। वह किसी से ठीक से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। अनामिका कमरे में अपने कपड़े बदल रही थी। कृष्ण ने अपनी 22 वर्ष की उम्र में पहली बार किसी को इस हाल में देखा था। उसके मन में मिश्रित भाव थे। एक तरफ वह यह सोच रहा था कि यह गलत हुआ, उसने जो देखा वह उसे नहीं देखना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जो उसने देखा वह दृश्य रह रहकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह न चैन से पढ़ पा रहा था, न सो पा रहा था, न खा पा रहा था, न ही अपने छात्रों को पढ़ा ही पा रहा था। वह गुमसुम सा हो गया था। सभी परिवार वाले यह नोटिस कर रहे थे, पर कोई उससे कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि किसी को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था
इसी दौरान 1 सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। किराएदार भी पुराने हो चुके थे। अनामिका का नीचे घर में बहन भाइयों के साथ उठना बैठना भी शुरू हो गया था। झेप तो वह भी रही थी, फिर भी कृष्ण की इस हालत को देखकर उसे मजा भी आ रहा था। एक दिन अचानक बहन पूछती है, भैया क्या बात है, आजकल आप ऊपर वर्जिश करने नहीं जा रहे? कृष्ण कहता है कि नए किराएदार आ गए हैं, इसलिए अब अपने रूम में ही कर लेता हूँ। वह यह नहीं कहता क्योंकि उनके आने के बाद काफ़ी दिन तक की थी, पर अचानक अब यह ख्याल क्यों? वह कहता है, नहीं आजकल कुछ तबीयत खराब है और इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। समय बीतने लगता है, कृष्ण भी अब सामान्य होने लगता है। अचानक छोटी बहन कहती है, भैया मुझे आपसे अनामिका के विषय में कुछ बात करनी है। सुनकर कृष्ण अवाक रह जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ बोलो क्या बात है? नहीं बस वह कह रही थी कि कुछ खास नहीं। कृष्ण झट से क्या कह रही थी? उसको मन में डर लगता है, कहीं उसने कुछ बता तो नहीं दिया। छोटी बहन कहती है, कुछ नहीं, बस यही कि उनको भी आप एक विषय का ट्यूशन दे देंगे। और वह बोल रही थी कि वह विषय उनकी कमजोरी है। कृष्ण लंबी सांस लेते हुए, देख बहन तू जानती है इस समय मेरा शेड्यूल फुल टाइट है, ऊपर से मैं अपनी पढ़ाई को भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। अभी तो मुश्किल है, अगर समय मिला तो ज़रूर बताऊँगा। छोटी बहन कहती है, ठीक है देख लेना। वह बहुत दिन से कह रही थी, वह तो मैं ही आपसे नहीं कह पा रही थी। अनामिका ऊपर से यह सब देख रही थी। जैसे ही कृष्ण की नज़र उस पर पड़ती है, वह अंदर चली जाती है। कृष्ण बहन से भी जाने को कहता है और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। सच कहूँ तो पढ़ाई तो बहाना था, वह उसके विषय में ही सर्च करने लगता है। आखिर अभी तक मैंने उस दिन की गलती के बाद सॉरी भी नहीं बोला, और अब यह ट्यूशन की बात वह समझ नहीं पा रहा था। डर था मन में, कहीं कुछ बात तो नहीं। दिन बीतने लगते हैं। बहन एक बार फिर, भैया कुछ सोचा क्या? वह पूछ रही थी। कृष्ण नहीं अभी समय नहीं है, और वह चली जाती है। कुछ ही दिन बीतते हैं और पिताजी अचानक पूछते हैं, बेटा क्या बात है, पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है, कोई बात तो नहीं? वह समझ नहीं पाता है, कहता है हाँ सब ठीक है, बताएं। नहीं बस पूछ रहा था, आजकल कुछ थके थके लग रहे हो। कृष्ण कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा तो सुनो, अनामिका कह रही थी कि उसकी कुछ परेशानियां हैं, अगर तुम उसकी मदद कर सको तो देख लेना। काव्या भी कह रही थी कि उसने तुमसे कहा था पर तुमने मना कर दिया। वह कुछ परेशान सी भी थी। कृष्ण नजरें झुकाकर, ठीक है मैं काव्या को देखकर बता देता हूँ। पिता अपनी तबीयत का ध्यान रख, काफ़ी दिन हो गए बुझा बुझा सा रहता है, इस उम्र में यह उदासी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। कृष्ण जी ध्यान रखूंगा। कुछ समय बाद काव्या कृष्ण के पास फिर आती है। भैया क्या विचार किया, पापा क्या कह रहे थे? कृष्ण तो यह मेहरबानी आपकी थी, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले बता देती, एक बार तो उन्हें नहीं कहना पड़ता। अब ज़्यादा चालाक हो गई है कि मुझसे बात न बनी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। काव्या नहीं, बात मैंने नहीं कही थी, वह तो अनामिका ही नीचे सब के साथ बैठी और पढ़ाई की बात चली तो उसने ही बोल दिया था। चलो छोड़ो, अब बताओ अब क्या जवाब है? कृष्ण अब क्या जवाब हो सकता है सिवा हाँ कहने के? वैसे तो समय नहीं है, फिर भी अपने खुद के समय में ही कटौती करनी होगी, सो करूँगा। खाना खाने के बाद जो दर्शन को जाता हूँ वहाँ नहीं जाऊँगा, आते समय दर्शन कर लिया करूँगा और टहलना बंद, रात को पढ़ा दिया करूँगा। कह देना काव्या कब से? कृष्ण बोल देना कल से
आ जाए। काव्या ठीक है। अगले दिन कृष्ण जैसे ही खाना खाकर अपने कमरे में जाता है, वैसे ही अनामिका उसके कमरे में आ जाती है। जैसे ही वह इंतजार कर रही होती है कि कब वह कमरे में जाए और कब मैं पहुंचूं, वहां कृष्ण अपनी स्टडी टेबल के पास 2 कुर्सियां लगा ही रहा था। बिना कुछ बोले बैठने का इशारा करता है और अनामिका बैठ जाती है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाते हैं और समय निकलता रहता है। कृष्ण सोच में था कि पहले अनामिका बोले, जबकि अनामिका उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। दोनों एक साथ बोलते हैं, चुप हो जाते हैं। हाँ तो काफ़ी समय बाद और फिर दोनों ही चुप। फिर लगभग 5 मिनट के लिए एकदम शांति छा जाती है और पुनः दोनों साथ बोलते हैं और मुस्कुराते हैं। कृष्ण अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि बोलो, पहले आप बोलो, क्या पढ़ना है। अनामिका अपनी क्लास बताती है कि मैं B.Com तृतीय वर्ष में हूँ और मुझे टैक्स समझ नहीं आती और विषय तो कर लेती हूँ, किंतु टैक्स मेरे लिए नया है और समझ भी कम आ पाता है। अगर आप पढ़ा दे तो। कृष्ण, जो कि टैक्स में बहुत अच्छा था और डायरेक्ट टैक्स के 5 हेड व डिक्टेशन एवं रिवेट सभी कुछ बहुत अच्छे से जानता था, उससे पूछता है, आपका क्या हो चुका है या शुरू से ही बताना होगा। अनामिका, नहीं, क्लास में पढ़ा तो है पर ठीक से समझ नहीं आ पाता और न जैसा ही है। कृष्ण, ठीक है, एक काम करो, आज तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, मैं कल से शुरू करता हूँ। अनामिका ठीक है कह तो देती है पर वहाँ से उठती नहीं है। कृष्ण कुछ समय तो इंतजार करता है, उसके बाद कुछ और कहना चाहती है अनामिका। जी नहीं, और सीधी उठकर चल देती है, किंतु यह साफ दिख रहा होता है कि वह वहाँ से जाना नहीं चाहती है, बेमन चली जाती है। अगले दिन कृष्ण जैसे ही रूम में घुसता है, वह उसके पीछे ही घुस लेती है, यहाँ तक कि वह टेबल कुर्सी भी नहीं लगा पाता। कृष्ण भी बैठ जाता है और पहले उसने क्या पढ़ा पर चर्चा होती है। 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कृष्ण कहता है, अपनी नोटबुक यहीं छोड़ जाओ, मैं समय निकाल कर कुछ नोट्स लिख दूंगा, वह पढ़ लेना, उसके बाद आगे की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। कृष्ण रात्रि में ही उसके लिए वेतन से आय के सभी नियम सरल भाषा में लिख देता है ताकि वह उन्हें पढ़कर समझ सके और साथ ही एक पेपर पर उस दिन के लिए सॉरी भी लिखकर उसी नोटबुक में रख देता है। अगले दिन सुबह ही वह उसे बुलाकर वह नोटबुक दे देता है। अब दिसंबर का महीना लग चुका होता है, अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगती है। टेबल कुर्सी पर पड़ने में पैरों में ठंड लगती। कृष्ण कहता है, अगर परेशानी ना हो तो हम अपने पैर ढक कर बैठ सकते हैं और कुर्सी की जगह पलंग पर बैठ सकते हैं, टेबल को पलंग के आगे रख लेंगे। अनामिका भी यही चाहती थी पर वह कह नहीं पा रही थी और दोनों रजाई पैरों पर रखकर पढ़ने लगते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। अचानक कृष्ण को एक दिन तेज बुखार आ जाता है और कृष्ण उस दिन पढ़ाने की मना कर चुका होता है। वह अपने रूम में सो रहा होता है, तभी पता नहीं कब अनामिका रूम में आ जाती है और ना जाने कितनी देर उसे देखती रहती है। वह अपनी बुक में रखे फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर उस पर डालने लगती है। उसको हल्का हल्का होश आने लगता है, किंतु वह उठता नहीं है। उसको यह सब अच्छा लगता है। यह उसका पहला अनुभव था जब कोई उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था। इतने में बिजली चली जाती है और अनामिका निकलने को मुड़ती ही है। वह उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और अपने पास बिठा लेता है और अनामिका भी बिना कुछ कहे खींची चली जाती है। दोनों चुप रहते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते, किंतु दिल ही दिल एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाते हैं। दोनों के दिल जिस स्पीड से धड़क रहे होते हैं मानो कि कोई सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हो।
अनामिका क्या कर रहे हो? कृष्ण अभी तुम क्या कर रही थी? और दोनों खामोश हो जाते हैं, चुप बैठे रहते हैं और लाइट आ जाती है। अनामिका उठकर चल देती है जबकि कृष्ण वहीं पड़ा हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और अनुभव करता है उन बीते पलों को जो कि इस बीमारी के हाल में उसे औषधि का काम करते हैं और उसे सुकून देते हैं। आप दोनों में एक अपनापन सा पनपने लगता है। अब समय की कोई सीमा नहीं रह जाती। अनामिका कभी भी अपनी कोई भी समस्या लेकर उसके पास आने लगती। कृष्ण भी जो पहले घर में टिकता ही नहीं था, अपना समय घर में देने लगता है। एक दूसरे का साथ दोनों को सुकून पहुंचाता है। यह बात घर वाले नोटिस करते हैं। अनामिका अब कृष्ण के ना होने पर भी नीचे ही घर के कामों में सहयोग करने लगती है, जिससे वह सभी घर वालों से हिल मिल जाती है और अगर कोई कार्य कृष्ण से जुड़ा हो तो वह उस कार्य को बड़े चाव से और अपनेपन से करती है, जो कि घर वालों को साफ समझ आने लगता है। दोनों अब छुप छुप कर दिन में ही नहीं रातों में भी मिलने लगते हैं, जिसका सभी को अंदाजा भी नहीं होता। उसी दौरान फरवरी का महीना भी आ जाता है, जो कि जवान दिलों को अपनी ओर खासा आकर्षित करता है। अनामिका भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाती है और वैलेंटाइन डे के दिन एक गिफ्ट पैक के ऊपर एक गुलाब टेप से चिपकाकर कृष्ण को दे देती है। पहले तो कृष्ण लेने से इनकार करता है कि यह संभव नहीं, जब मैं कुछ नहीं दे रहा तो ले भी नहीं सकता और ले भी लिया तो कहाँ रखूँगा। अनामिका उसे समझाती है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे छुपाना पड़े। इस रोज के साथ एक पेन है, वह एक डायरी, वह एक ग्रीटिंग कार्ड है जो कि तुम्हारे काम की है। ग्रीटिंग तुम चाहो तो फाड़ कर फेंक सकते हो, बाकी चीजें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कृष्ण उसका अनुग्रह स्वीकार कर लेता है पर कहता है मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। जिस पर वह कहती है तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। अब दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और लगभग सारे भेद मिट चुके होते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके होते हैं, किंतु अपनी मर्यादा को पार नहीं करते और मर्यादा में रहकर एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। इसी दौरान कृष्ण के एक मित्र की शादी होती है और शादी का आयोजन 3 दिन का था। उन 3 दिनों में कृष्ण अनामिका को समय नहीं दे पा रहा था। सारा दिन वह यहाँ वहाँ रहता और देर रात को वह घर आता था और सो जाता था। चौथे दिन वह विदा करा के लड़की को ले आते हैं और देर रात को कृष्ण घर आता है। जैसे ही वह दरवाज़ा नॉक करने की सोचता है, वैसे ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। सभी सोए हुए थे, रात काफ़ी हो चुकी थी। वह पूछता है तुम सोई नहीं, अब तक क्या कर रही थी? वह उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है और दोनों दबे पैर ऊपर चढ़ जाते हैं। कृष्ण अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है, देखता है छत के किवाड़ खुले हुए हैं। वह खिंचा चला जाता है और दोनों सारी रात छत पर ही जागकर चांदनी सर्द रात में एक दूसरे में सिमट कर बिता देते हैं। जैसे सुबह का भुकभुका होता है और कृष्ण कहता है सुंदर मधुर सुंदर ख्वाबों वाली बारात गुजर गई यारा, बातों ही बातों में देखो रात गुजर गई यारा। दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, पर कमबख्त नींद किसे आती है। दोनों ही सोने का बहाना करते हैं क्योंकि वह यह रात थी जिसे वह भुलाया नहीं जा सकता था। आज दोनों ही अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती जो कर बैठते हैं, जो मर्यादा बनाई हुई थी, आज दोनों ही उस मर्यादा को पार कर जाते हैं और उन्हीं ख्यालों में पड़े होते हैं। इंतजार होता है किसी एक के भी उठने का ताकि वह भी उठ सके, उसे गवाह बनाकर कि हम तो उसके उठने के बाद उठे थे, पर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसका परिणाम क्या आएगा यह तो भविष्य के गर्भ में था।
सुबह होते ही कृष्ण अपनी ट्यूशन क्लास लेने के लिए निकल जाता है। अनामिका अपने कॉलेज चली जाती है। सारा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है, किंतु बीती रात का एहसास दोनों को यहाँ एक और रोमांचित कर रहा होता है। वहीं दोनों के अंदर किसी अनहोनी का खतरा भी सता रहा होता है। दोनों को ही एक उचित समय का इंतजार बेसब्री से होता है कि कब मौका मिले और कब मिले एक दूजे से अपने दिल का हाल कहे। दिन भर की भाग दौड़ के बावजूद आज का दिन दोनों को बहुत लंबा बीतता नजर आ रहा था। हर पल इंतजार चांदनी रात का होता है। आज सूरज की गर्माहट, जो कि सामान्यतः सर्दी के दिनों में चांदनी लगती है, उन्हें झुलसा रही होती है और सर्दी के दिन भी जो कि छोटे होते हैं, अचानक आज बड़ा लगने लगता है। रात्रि को जैसे ही 8 बजते हैं, अनामिका अपनी बुक लेकर पढ़ने के बहाने आ जाती है और बुक रखकर एक लंबी सांस लेती है। उसने अंदर मिश्रित भाव होते हैं। एक तरफ वह एहसास जिसका अनुभव उसने पहली बार किया था, और साथ ही एक अनचाहा डर। मन करता है कृष्ण से लिपट जाऊं और मोम की तरह पिघल जाऊं, पर समय व माहौल दोनों ही उसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। वह मौन थी, किंतु उसकी आंखें और जिस रफ्तार से उसकी हार्ट बीट चल रही थी, वह अपने आप से उसका हाल बयां करने के लिए पर्याप्त थी। इधर कृष्ण का भी वही हाल होता है। आखिर कृष्ण के लिए भी यह जो हुआ था उसकी जिंदगी का पहला अनुभव ही तो था। कृष्ण भी निशब्द होता है। वह बहुत कुछ कहना चाहता है, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती। साथ अगर कोई देता है तो बिजली देती है, जो कि इस दौरान जा चुकी होती है, और जैसे ही बिजली गुल होती है, मानो दोनों ही इसी पल के इंतजार में पहले से ही थे। पागलों की तरह एक दूजे को बाहों में भर लेते हैं और दोनों ही खामोश होते हैं, पर उन दोनों के दिल जो एक दूसरे से टकराकर धड़क रहे होते हैं, एक दूसरे का हाल क्या कह रहे होते हैं। बस अनामिका की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है और कृष्ण को कंधा गीला होने लगता है। जैसे ही कृष्ण को गीलेपन का एहसास होता है, वह उसे संभालते हुए अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछता है और उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में लेकर जबान से बिना कुछ बोले इशारों में ही उसे चुप होने को, वह चिंता न करने को कहता है। अब लाइट भी आ जाती है। अनामिका खुद को संभालती है। दोनों कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह पढ़ाई प्रारंभ करने वाले हैं, पर जब दिल में इतना बड़ा तूफान घुमड़ रहा हो, तब पढ़ाई अच्छी किसे लगती है। ना तो अनामिका पढ़ना ही चाहती थी और ना ही कृष्ण पढ़ाना। बस दोनों बैठे रहते हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होता है, पर जुबान दोनों की ही खामोश होती है। कुछ समय बाद अनामिका दिल पर फिर वही बोझ लिए चली जाती है। कृष्ण उसे रोकना चाहता है, पर रोक नहीं पाता और निशब्द सा बैठा रह जाता है, और 2-3 घंटे यूं ही ख्यालों में कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। जबकि दिन काटे नहीं कट रहा था, तभी तो लिखा है, कभी काली शाह रातें पल भर की लदती हैं, कभी पल भर बिताने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें मिलाने में जमाने बीत जाते हैं, कभी नजरें चुराने में जमाने बीत जाते हैं। जैसे ही दोनों को यह विश्वास हो जाता है कि अब सभी सो चुके होंगे, वापस दोनों सर्द रात में छत पर चले जाते हैं, और वह सर्द रात भी उन्हें मई जून की सी गर्म रात लग रही होती है, क्योंकि अनामिका ने अपने आंसुओं से कृष्ण को न सिर्फ ऊपर से वरन अंदर से भी भिगो दिया था। उससे मिलते ही कृष्ण उससे बीती रात वह उसकी आंखों में आए आंसुओं के लिए माफ़ी मांगता है, जिस पर वह कहती है, इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती कहाँ थी, मेरी भी गलती बराबर थी। मुझे अपनी हद पार नहीं करनी थी, पर अब डर लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। तो कृष्ण उसे समझाते हुए कहता है,
नहीं, इतनी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से लोगों को शादी किए बरसों बीत जाते हैं और वो बच्चों को तरसते हैं, उनको बच्चा नहीं हो पाता। ज़रूरी नहीं कि एक बार की गलती में ही ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से तुम्हें डरना पड़े। अनामिका कहती है, भगवान करे ऐसा ही हो, पर कल का तुम्हारा एहसास अब तक मुझे अनुभव हो रहा है। रह रह कर वह एहसास मुझे रोमांचित कर रहा है और मन कर रहा है कि बस तुमसे लिपट जाऊं, तुम्हें खुद में समेट लूं। साथ ही वह डर कि अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे। मैं जानती हूँ हमारी शादी नहीं हो सकती, फिर भी अब मैं तुमसे दूर भी नहीं रहना चाहती। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कृष्ण, जो कि बहुत देर से अपने दिल के भाव छुपाए हुए था, अपने आप को अगर अब भी रोकता तो अनामिका को गलत संदेश जाता। अतः वह भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है और सीने से लगा लेता है। कहता है, पागल, इसीलिए तो इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा था और एक मर्यादा बनाई हुई थी कि हम जीवन भर अच्छे दोस्त बने रहेंगे। अब मैं अपने दोस्त को धोखा कैसे दे दूं, जिसे हमेशा साथ देने की सोची थी। हम दोनों जानते थे कि सामाजिक बंधनों के चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। फिर भी तुम चिंता मत करो, हमें अब दो काम करने होंगे। पहला यह कि हमें खुद पर नियंत्रण रखना होगा और कुछ दिनों तक, जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए, हमें दूर रहना होगा। दूसरे, हमें उस खतरे के लिए भी तैयार रहना होगा जिसका हमें अंदेशा व डर भी है। अनामिका, अब तुमसे एक पल भी अलग होना ऐसा लग रहा है मानो शरीर से प्राण ही ना हो। मैं अब अलग नहीं रह पाऊंगी। कृष्ण, पागल हो इसीलिए कह रहा हूँ। एक बार की गलती हो सकता है, उतना गलत ना हो, पर अगर साथ आए, पास रहे और फिर से वह गलती कर बैठे तो जो नहीं चाहते वह अवश्य हो जाएगा। इस समय भावना में बहकर गलती करने से अच्छा है हम खुद पर काबू करें और थोड़ा दूर रहे। मानता हूँ यह समय दूर रहने का नहीं है, एक दूसरे के साथ का है, पर इस समय सही साथ दूर रहना ही है। आज यह बात भले गलत लगे, पर इसके परिणाम जब कल सामने आएंगे तब पता चलेगा। पर एक बात याद रखना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम हिम्मत मत हारना। दोनों ही खुद को व एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं और दूर रहने की बात करते हैं, पर दिल है कि अब एक पल की भी दूरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यहाँ अनामिका जाना नहीं चाहती है, वहीं कृष्ण भी उसे जाने नहीं देना चाहता है। ये कैसी कश्मकश है कि ना तो साथ ही रहना खतरे से खाली लग रहा है और ना ही दूर रहने को दिल हो रहा है। दूर जाने के नाम से ही डर लगता है कि अगर दूर हुए और कुछ हो गया तो अनामिका जैसे मानो खुद को जबरदस्ती वहाँ से ले जा रही हो। और कृष्ण भी खुद को विवश समझा रहा है। वह टोकना चाहता है, अपनी बाहों में भरना चाहता है, चूमना चाहता है, किंतु जवान से यह नहीं कह पाता कि रुक जाओ। अब फिर वही रात होने वह सबके सोने का इंतजार होता है। दोनों एक दूजे को रोक नहीं पाते हैं। मौका मिलते ही जैसे एक जैसी डोर से बंधे हों, जो दिखती भी नहीं पर एक दूजे की ओर दोनों को खींच लाती है। दोनों खींचे चले जाते हैं और एक दूजे के साथ न जाने कितनी रातें बिता देते हैं, एक दूसरे की चिंता और फिक्र में। उन्हीं बातों में, एक डर के साए में दोनों ने तो खुश रह पाते हैं और ना ही पास रहकर पास ही आ पाते हैं। एक दिन कृष्ण का एक दोस्त उससे कहता है, यार एक अच्छा जॉब है, अगर करना चाहे तो, पर मुंबई में है, जाना पड़ेगा। रहना कंपनी का खुद का रहेगा, यहाँ भी कोई खास कमाई नहीं है, कहें तो चले। कृष्ण कहता है, यार छात्रों का क्या होगा, ऐसे कैसे बीच में छोड़कर जा सकता हूँ, पर असल वजह कुछ और ही होती है। वह कहता है, सोच ले, विचार करके बता देना। देख, मुंबई में
एक तो रहने को जगह नहीं मिलती है, जबकि यहाँ रहना कंपनी का है, 2 पैसे भी मिलेंगे और हम अपनी पढ़ाई भी कर लेंगे। कृष्ण कहता है, चल यार देखता हूँ, विचार करके बताता हूँ। रात्रि में वह सारी बातें अनामिका को बताता है। वह कहती है कि अगर तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं क्या करूँगी। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। कृष्ण कहता है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें घर के फ़ोन पर फ़ोन करके यहाँ का नंबर दे दूंगा। अगर कुछ भी परेशानी हुई तुम मुझे फ़ोन करके बता देना, मैं आ जाऊंगा। इस बात पर न चाहते हुए भी वह राजी हो जाती है और कृष्ण अपने मित्र से चलने की कह देता है। 1 सप्ताह में वह अपने सभी स्टूडेंट्स को बताकर निकल जाता है। कृष्ण मुंबई आ तो जाता है, पर उसका काम में ठीक से मन नहीं लग पाता है और ना ही पढ़ाई में। उसे रह रह कर हर पल अनहोनी की आशंका हो रही होती है। एक अनचाहा सा डर अनामिका को लेकर वह वहां से अनामिका को एक पत्र लिखकर भेजता है, जिसमें वहां का फ़ोन नंबर लिखता है। वह उसके हाल चाल पूछता है। इसी दौरान 2 महीने बीत चुके होते हैं। वह काफ़ी बेचैन हो उठता है और घर पर फ़ोन कर सभी से बात करता है। अनामिका से भी वह उसे अपना हाल बताती है। इशारों में वह सब कुछ कह जाती है और उसके बाद बाहर एसटीडी से जाकर वह उसे फ़ोन पर बताती है कि यहाँ उसके साथ अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मोहल्ले के कुत्ते अब उस पर भौंकने लगे हैं, उसे खाने को दौड़ते हैं। उन्हें उसके अंदर वह दिल तो बिल्कुल भी नहीं दिखता जो किसी और के लिए धड़क रहा है। वह बस मांस का लोथरा नजर आता है जिस पर उनकी गिद्ध जैसी नज़र है। ऊपर से जिस बात का डर था वह बात भी हो जाती है। कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण उसे समझाता है, तुम चिंता मत करो, सब करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई गलत कदम उठाने की। मैं जल्द ही आ रहा हूँ। कृष्ण अगले ही दिन की तत्काल की टिकट कराता है और मुंबई से अपने शहर अपने घर पहुँच जाता है। एक बार तो अनामिका को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है, पर अपने मन के भावों को छुपाने का पूरा प्रयास करती है। कृष्ण जो कि उसके लिए ही बम्बई से अपना सब कुछ छोड़कर आया था, उससे बात भी नहीं कर पाता है। मौका देखकर दोनों मिलते हैं और एक दूजे को अपनी अपनी आप बीती बताते हैं। कृष्ण उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अनामिका बच्चे को जन्म देना चाहती है, पर कृष्ण उसे समझाता है कि ना तो यह तरीका सही था ना समय। अगर बच्चा आ भी गया तो उसे वह सम्मान कभी नहीं मिल पाएगा जिसका वह हकदार है। कृष्ण का एक मित्र जो कि एक निजी अस्पताल में डॉक्टर था, उससे बात करता है और उसे सारी स्थिति से अवगत कराता है। वह पहले तो मना कर देता है, पर जब उसे कृष्ण समझाता है कि यार अगर यह नहीं हुआ तो हो सकता है 2 जानें चली जाए और उनमें से एक तेरे मित्र की हो। वह कृष्ण को जानता है कि कृष्ण कितना हठी है, अगर कुछ हो गया तो गलत हो जाएगा। वह कृष्ण से कहता है, तू पागल है क्या? यह सब इतना आसान है जितना तू समझ रहा है। और सुन, कोई पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन शांति से बिता, कुछ करता हूँ। उधर जब कृष्ण अनामिका को यह सब बताता है तो वह रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी निशानी को खोना नहीं चाहती। पर उसके समझाने पर वह समझ जाती है और उन्हीं दिनों गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ होती हैं। अनामिका की बड़ी बहन, भाई सभी लोग वहां आ जाते हैं। वह डर जाती है, किंतु बहन की पार की नज़र उसको देखकर सब भांप जाती है। वह अनामिका से पूछती है। पहले तो अनामिका बात को छुपाने की कोशिश करती है, किंतु बहुत दिनों तक छुपा नहीं पाती और सच उनके सामने आ जाता है। अब यहाँ कृष्ण व अनामिका 2 ही इस बात को जानते थे। जब यह बात 4 लोगों के बीच आ चुकी होती है
कृष्ण, उसका मित्र अनामिका व उसकी बहन, किंतु जिन दो अतिरिक्त जनों को यह बात पता चलती है वह भी उनके सहायक बन जाते हैं और इस समस्या से बचने में दोनों की मदद करते हैं। उधर कृष्ण का मित्र किसी अन्य अस्पताल में बात कर लेता है और दिन तय कर कृष्ण को बता देता है। वही अनामिका की बहन घर में बात की परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लेती है और आनन फानन में वह पाप हो जाता है जिसकी कि दोनों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कृष्ण अपनी इस गलती के लिए खुद को माफ नहीं करता है और शादी अनामिका से ही करने का निर्णय लेता है। एक तरफ मन में यह होता है चलो किसी को पता नहीं चला, किंतु वहीं दूसरी तरफ एक अजन्मे बच्चे की हत्या का बोझ मन को दुखी कर रहा होता है। कुछ ही समय हुआ था कि पता नहीं अब धीरे धीरे उन दोनों का राज घर वालों के सामने आने लगा। अनामिका का झुकाव कृष्ण की ओर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा। वह कृष्ण के सर की मसाज कर देती थी, उसके कपड़े इस्त्री कर देती थी, पैर दबा दिया करती थी आदि आदि, जिसके कारण सभी को दोनों के बीच कुछ है शक होने लगता है। परिणाम स्वरूप जो कुत्ते उसे खाने की ताक में थे अब भौंकने लगे थे। घर वालों ने भी अब उन पर अपनी नज़र पैनी कर रखी थी। आगे की कहानी अगले भाग में सुनाई जाएगी।